हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक एकेडमिक वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो मेटल माइनिंग के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन नंबर 47, यानी कि ये एमएमआर की मैं बात कर रहा हूँ। एमएमआर 1961 का, ठीक है। यानी मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। जो माइन मेट होते हैं उनका क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक रिकमेंडेड वीडियो है, बच्चे कमेंट करने के बाद ये मांगे थे वीडियो, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। अगर आप मेटल माइनिंग के स्टूडेंट हैं तो मेटल माइनिंग में बच्चे बहुत कम हैं जो अपडेटेड हैं कि मेरे चैनल में मेटल माइनिंग के वीडियोस अपलोड हो रहा है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मेटल माइनिंग के स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेटल माइनिंग का वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। माइंड मेट का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे पहले अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं माइंड मेट का या ब्लास्टर का या माइंड फॉरमैन का, अगर आप मेटल माइनिंग का कोई भी क्लासेस करना चाहते हैं तो माइंड मेट, फ्लोरमैन, ब्लास्टर का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपको ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3, एमएमआर, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पिटहेड बाथ रूल, यानी लेजिस्लेशन से लेकर सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो चाहे आपका डीजीएमएस का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, आप आराम से इस फाउंडेशन बैच के थ्रू आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें अगर ऐड होना चाहते हैं तो इसका मैं फ़ी आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका जो फ़ी है वो मात्र 600 रुपये है, मतलब 600 रुपीज़ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए है ये, और मात्र 600 रुपये। उससे पहले ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6200 670 155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कॉल नहीं करने का, ठीक है। चलिए, अब आते हैं माइंडमेट के कर्तव्य और जिम्मेदारी। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में अगर आप जाके चैनल में विजिट करके देखेंगे तो माइंड फॉरमैन का कर्तव्य और जिम्मेदारी यानी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि माइंड मेट में और ब्लास्टर में, माइंड मेट में और माइंड फॉरमैन में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं रेगुलेशन नंबर 47 पे। तो 47 बेसिकली माइंड मेट से संबंधित है, यानी माइंड मेट का क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उससे संबंधित है रेगुलेशन नंबर 47। जब भी आप माइंड मेट का रेगुलेशन याद करेंगे, साथ ही साथ आपको 116 भी याद करना है, 116 का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है माइंड मेट द्वारा जांच। माइंड मेट किस चीज का जांच करता है, क्या क्या जाके इंस्पेक्शन करता है, इसके बारे में ये दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों को आपको डिटेल में समझा दूं एक ही बार में, ठीक है, ताकि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो हम इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। मतलब इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइंड मेट का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ने के लिए हम इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला रखते हैं कि भाई ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों जगह पे फॉलो होता है। चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, ये काम तो आपको दोनों जगह करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो माइंडमेट का क्या कर्तव्य जिम्मेवारी है, और अगर ओपन कास्ट माइंस है तो एक माइंडमेट का क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ए, यानी ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, दोनों में से कोई भी हो, ये काम जो है वो कॉमन है। कौन कौन से काम कॉमन है? सबसे पहले अपने से ऊपर के आदमी का बात मानेगा, ठीक है। ऊपर का जो अधिकारी होगा, है ना, ऊपर के अधिकारी का बात मानेगा, ठीक है। ऊपर के अधिकारी को फॉलो करेगा, बेसिकली ऊपर के अधिकारी को फॉलो करेगा। उसके बाद जो लॉ है, जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस है, उन सभी का फॉलो करते हुए काम कराएगा, ठीक है। अपने हिसाब से तो कराएगा ही, लेकिन कोशिश करेगा वो कानून के दायरे में, कोशिश क्या करेगा, उसको कानून के दायरे में रह के ही काम करना है। अपने से ऊपर के अधिकारी का बात मानेगा, नियम कानून को फॉलो करते हुए वो काम कराएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आदमी है, मान के चलिए माइंडमेट के अंदर में कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, और वो लेबर अगर अनुशासनहीनता करे, मतलब मान के चलिए बहसबाजी कर लिया, थोड़ा सा गर्म होके बात किया, तो ये सब क्या हो गया, अनुशासनहीनता हो गया, ठीक है। या फिर अगर उसको हम कहीं और पे काम पे रखे हैं, है ना, इसको मान के चलिए किसी एक जगह पे रखे थे, वो जाके कहीं और ही जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वो जो लेबर है, जो वर्कर है, उसको माइन से बाहर निकाल सकते हैं, उसको माइन से बाहर निकाल सकते हैं। उस दिन हम उसको माइन से बाहर कर सकते हैं। माइंड मेट का इतना पावर होता है
कि माइंस से बाहर निकाल सकता है, प्लस ऊपर के अधिकारी को वो खबर भी कर सकता है कि ये आदमी ऐसे ऐसे कर रहा था, जिसके चलते हम उसको निकाले। उसको कोई रोक नहीं सकता है कि आप क्यों निकाले, उनके पास अगर वैलिड रीजन तो वो निकाल सकता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड और माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, ये सब काम है। क्या क्या काम है? ऊपर के अधिकारी का बात मानेगा, नियम कानून से काम कराएगा एक माइंडमेट। लेबर अगर माइंस में कभी अनुशासनहीनता करे या कहीं जहाँ पे काम दिए उसको छोड़ के कहीं और जगह पे मिलता है, तो उसको हम लोग माइंस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब शिफ्ट चेंज होता है ना, शिफ्ट चेंज का मतलब जैसे मेरा ड्यूटी था माइंडमेट के तौर पे, मैं खत्म कर दिया ड्यूटी, अब मेरा टाइम जा रहा है, तो जो आपका अपकमिंग मैनेजर है, अपकमिंग मैनेजर है, ठीक है, जिसको हम उत्तरदायी बोलते हैं, ठीक है, और अपकमिंग मैनेजर कह रहा हूँ, अपकमिंग जो माइंडमेट है, सॉरी, अपकमिंग जो माइंडमेट है, जो मेरा उत्तरदायी है, मतलब इस शिफ्ट का मैं अगर माइंडमेट था, अगला शिफ्ट नेक्स्ट शिफ्ट का दूसरा माइंडमेट है, वो आएगा, उसके साथ मैं चर्चा करूंगा, मैंने क्या काम किया नहीं किया, उसको पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं डेली रिपोर्ट भरूंगा, ठीक है, डेली रिपोर्ट भरूंगा कि मैंने क्या क्या काम किया, जो कि लिखित में रहेगा। उसके बाद जाके मैं अपना ड्यूटी को छोड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद जाके मैं अपना ड्यूटी को छोड़ूंगा। तो ये जो काम है, ये कॉमन काम है, चाहे आप अंडरग्राउंड माइंस में हो, चाहे आप ओपन कास्ट माइंस में हो, ये काम तो आपको करना ही है। ठीक है, इसमें एक आध चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हम जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का फॉरमैन एक इंचार्ज होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि फॉरमैन के चार्ज में एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, जो फॉरमैन उसको देखता है। बाकी प्रोडक्शन और मैन पावर के बेसिस पे ये हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के छोटे से सेक्शन को, अगर मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से सेक्शन को हम एक माइंड मेट को दे सकते हैं। हम एक माइंड मेट को दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, माइंड मेट को ऑथराइज कर देते हैं वो सेक्शन की भैया आप ये वाला जो वर्किंग प्लेसेस है वो आप देखेंगे, हम उसको रिटेन में, यानी हम मतलब मैनेजर साहब जो होंगे या यूजीएम साहब जो होंगे, अंडरग्राउंड मैनेजर या मैनेजर साहब, वो उनको ऑथराइज कर देंगे कि आप इस जगह को पर्टिकुलरली देखेंगे। ठीक है, ये इसका सुपरविजन का जिम्मेदारी आपका है, इस पर कंट्रोल का जिम्मेदारी आपका है। तो उसके बाद वो माइंडमेट को पूरा अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो काम है, ये तो कॉमन काम है, जो अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, ये काम तो आपको करना ही है। ठीक है, ये काम क्या है, आपको करना ही। अब आते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, अब ऐसा समझते हैं कि अगर अंडरग्राउंड माइंस होता तो एक माइंड मेट का क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी होता। सिर्फ अगर अंडरग्राउंड माइंस होता तो एक माइंड मेट का क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी होता। देखिए समझिएगा, मेटल माइंस में जनरली, मेटल माइंस में जो गैसेस होते हैं ना, माइंस होते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ हो जाते हैं गैसी माइंस, ठीक है, कुछ हो जाते हैं नॉन गैसी माइंस। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, गैसी माइंस का मतलब ऐसे माइंस जिसमें से गैसेस की मात्रा, गैसेस मतलब CH4 की मात्रा निकलती हो या CH4 प्रोड्यूस होता हो, उसको हम लोग गैसी माइंस बोलेंगे। जैसे अगर पोटास का माइंस होता है ना अंडरग्राउंड का, तो उसको हम लोग गैसी माइंस के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे जिंक के जो माइंस होते हैं उनको हम गैसी माइंस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना, अलम वाला जो माइंस होता है उसको हम लोग गैसी माइंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे माइंस होते हैं जिसको हम लोग गैसी माइंस के कैटेगरी में रखते हैं। नॉन गैसी क्या होता है, जिसमें से गैस नहीं निकलता है या CH4 का मात्रा जल्दी नहीं बनता है, उसको हम लोग नॉन गैसी माइंस में रखते हैं। जैसे जैसे मैंगनीज, मैंगनीज आपका नॉन गैसी माइंस के कैटेगरी में आता है। जैसे क्रोमाइट, क्रोमाइट आपका नॉन गैसी माइंस के कैटेगरी में आता है। जैसे आयरन ओर वाला जो निकालते हैं वो सब नॉन गैसी के कैटेगरी में आता है। तो नॉन गैसी वाला अगर माइंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गैसी माइंस है तो वेंटिलेशन में जांच का जिम्मेदारी, वेंटिलेशन में जो जांच का जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी होता है माइंडमेट का। तो माइंडमेट इसको जांच करने के लिए क्या करेगा, माइंडमेट जांच करने के लिए फ्लेम सेफ्टी लैंप अपने साथ लेके जाएगा। माइंडमेट को अगर कहीं पे जांच करना है तो मिथेनोमीटर से जांच कर सकता है। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो अप्रूव्ड किए गए हैं CI साहब के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो अप्रूव किए गए हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर, ठीक है, जैसे कि हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका नापा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका काटा फैक्टर होता है, ठीक है, काटा थर्मोमीटर होता है, काटा थर्मोमीटर से कूलिंग पावर वगैरह नापते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जांचने का जिम्मेदारी, वेंटिलेशन बेसिकली देखने का जिम्मेदारी, जांचने का जिम्मेदारी, है ना, ये आपका किसका होता है, ये एक माइंडमेट का होता है। लेकिन अगर मान के चलिए कहीं पे अगर गैस जमा मिलता है तो क्या करेगा, तो माइंडमेट अपना दिमाग नहीं लगाएगा। माइंडमेट उसको गैस को हटाने का जिम्मेदारी नहीं करता है। एक माइंडमेट अगर कहीं पे इंस्पेक्शन करता है अपनी फ्लेम सेफ्टी लैंप से, मिथेनोमीटर से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, और अगर वहां पे गैस मिलता है तो वहां का
गैस को हटाने का जिम्मेदारी माइनमेट का नहीं है। वहां का गैस को हटाने का जिम्मेदारी माइनमेट का नहीं है। इसका जो जिम्मेदारी होता है वो होता है माइन फॉरमैन का, और अगर अलग से रखे हैं तो वेंटिलेशन ऑफिसर का, और बाकी जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनका जिम्मेदारी होता है। माइनमेट क्या करेगा? माइनमेट ऐसी जगह पे फेंसिंग करा देगा, वहां से व्यक्तियों को निकालेगा, वहां का बिजली कटवा देगा, और उसके बाद अपने ऊपर के अधिकारी यानी माइन फॉरमैन को, वो आपका वेंटिलेशन ऑफिसर को, असिस्टेंट मैनेजर को, जो भी मिलते हैं उनको बताएगा। हटाने का जिम्मेदारी माइनमेट का नहीं है, बस जांच करना है, देखना है गैसेस पाया गया, आदमी हटाना, लाइन कटाना, और वहां से हट के बता देना ऊपर के अधिकारी को भैया वहां पे गैस है। ठीक है, चल, तो ये एक हो गया अंडरग्राउंड माइंस में मेजर फैक्टर। इसके बाद दूसरा होता है सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल। ठीक है, सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसा है कि कहीं पे आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट में कौन सा सपोर्ट की आवश्यकता है? मान के चलिए रूफ बोल्टिंग की आवश्यकता है, या केबल बोल्टिंग की आवश्यकता है, या हमको प्रॉप लगाना है, या हमको कॉग लगाना है। तो कॉग के जो स्लीपर होते हैं, प्रॉप होते हैं, केबल बोल्टिंग का जो मटेरियल होता है रूफ बोल्टिंग के लिए, जो सीमेंट ग्राउटिंग से लेके रूफ बोल्ट का जो सामान होता है, ये सब सामान कहाँ अवेलेबल है या नहीं है, ये देखने का जिम्मेदारी एक माइनमेट का होता है। माइनमेट का जिम्मेदारी होता है कि सामान सामान है या नहीं, या कितना आवश्यकता है, ये बताना किसको? फॉरमैन को। ये बताना फॉरमैन को जिम्मेदारी होता है। लेकिन माइनमेट का व्यवस्था करने का जिम्मेदारी नहीं होता है। ये व्यवस्था नहीं करेगा, ये जाके इधर उधर घूमेगा नहीं कि कहाँ है नहीं है, लाओ यहाँ रखो, वहां से ले आओ, उस वाले वर्किंग से ले आओ, ये सब कुछ नहीं भैया। हमारे फेस में नहीं है, बता देगा फॉरमैन को कि हमारे पास स्लीपर नहीं है, हमारे पास रूफ बोल्टिंग नहीं है, हमारे पास केबल बोल्टिंग नहीं है, ये बस बता देगा। बाकी जिम्मेदारी फॉरमैन का होता है कि अगर माइंस के अंदर में है तो उसको जिस जगह पे जितना जरूरत है उतना मात्रा में पहुंचाने का जिम्मेदारी माइन फॉरमैन का होता है। तो रिक्वायर्ड मटेरियल में आपका ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये तो सिर्फ सपोर्ट के बारे में बताया। इसी तरह से और भी जितने भी सामान होते हैं, जैसे अगर मान के चलिए वेंटिलेशन हमको ठीक करना है, ठीक है, वेंटिलेशन हमको ठीक करना है, तो उसके लिए हमको बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कभी कभी हमको वेंचुरी ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, वेंचुरी ब्लोअर की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी हमको ब्रेटिस पर्दे की आवश्यकता पड़ता है, कभी कभी हमको अगर स्टैंड स्टोइंग चलाना है तो बैरिकेटिंग करने के लिए हमको मेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बैम्बू मेटिंग का जरूरत पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे जो छोटे छोटे सामान है, तो बेसिकली जो सामान है उसका देखने का जिम्मेदारी कि भैया कहाँ सामान है नहीं है, ये सूचना देने का जिम्मेदारी एक माइनमेट का होता है। तो माइनमेट को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा सामान का आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, चल, यहाँ तक आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर माइनमेट का एक और जिम्मेदारी होता है कि अगर मान के चलिए कि एक नया आदमी है, ठीक है, एक नया आदमी है जो नया नया माइंस में ज्वाइन किया है, तो उस आदमी के साथ हमेशा एक एक्सपीरियंस पर्सन रखते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन रखते हैं। कभी भी वो उस नए आदमी को हम लोग ऐसा जगह ड्यूटी नहीं देंगे कि वो आदमी नया आदमी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो नए आदमी के साथ हमेशा एक एक्सपीरियंस पर्सन रहे, ये देखने का जिम्मेदारी किसका होता है? ये देखने का जिम्मेदारी होता है माइनमेट का। इसके बाद रेगुलेशन नंबर 116 यहाँ लागू होता है। 116 क्या है? माइनमेट के द्वारा जांच। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कि लगातार शिफ्ट में काम चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में काम चला, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में काम चला, बहुत बढ़िया, थर्ड शिफ्ट में काम चला, बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा है कि अगला दिन फर्स्ट शिफ्ट में काम नहीं चला, अगला दिन सेकंड शिफ्ट में भी काम नहीं चला, अगला दिन थर्ड शिफ्ट में डायरेक्ट काम स्टार्ट हुआ। तो अब क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं कि गैप हो चुका है, 2 शिफ्ट लगातार काम नहीं चला है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो आपके माइनमेट होंगे, तो माइंस के अंदर में एक जगह होता है जिसका नाम होता है स्टेशन। माइंस के अंदर में एक जगह होता है जहाँ पे जिसका नाम होता है स्टेशन, मतलब बेसिकली बैठने के लिए बनाया जाता है आदमी का। वहाँ पे हवा वगैरह अच्छे से आता है ना, यानी कि एक इनटेक रास्ते में बनाया जाने वाला एक जगह है। ठीक है, जिसके ऊपर का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, रूफ कंडीशन बहुत अच्छा होता है। जनरली अगर साफ्ट है तो साफ्ट कॉलर में बनाते हैं, अगर साफ्ट है तो साफ्ट कॉलर में बनाते हैं। ठीक है, और अगर इंक्लाइन रास्ता है, इंक्लाइन अगर रास्ता है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ बनाते हैं? तो बेसिकली इसको जंक्शन में बनाते हैं, जहाँ पे पूरी तरह से रूफ हमारा मजबूत हो, और जनरली पत्थर के चट्टान के नीचे हम बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेशन में सबसे पहले अगर मान के चले 2 शिफ्ट लगातार काम नहीं चला था, तो जितने भी वर्कर आएंगे सभी वर्कर को माइनमेट स्टेशन में बैठा के रखेगा, बैठा के रखेगा। उसके बाद माइनमेट खुद जाएगा माइंस का इंस्पेक्शन करने, जहां जहां काम चल रहा है, जो उसके चार्ज में है, उन जगह पे वो जाएगा।
जाने के बाद इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन में क्या देखेगा, इंस्पेक्शन में अगर गैस है तो वो देखेगा, तो जो रास्ता है आने जाने वाला वो अवरुद्ध ना हो, उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना पड़ा हो, वो देखेगा। इसके बाद रूफ का कंडीशन देखेगा, साइड का कंडीशन देखेगा, ठीक है, ये सब कंडीशन देखते हुए जाएगा, है ना, मतलब पूरी तरह से सेफ है कि नहीं वो देख लेगा। और देखने के बाद फिर आएगा वापस स्टेशन पे, उसके बाद लोगों को लेके जाएगा या लोगों को जाने का आदेश देगा। ठीक है, ये कब होता है, जब लगातार शिफ्ट में काम नहीं चल रहा है तब। अगर लगातार शिफ्ट में काम चल रहा है तो रेगुलेशन के अनुसार कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि माइनमेट पहले जाके इंस्पेक्शन करेगा फिर जाके आदमी जाएगा, ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर लगातार शिफ्ट में काम नहीं चल रहा है तो जनरली आपको पहले जाके सबको इंस्पेक्शन कर लेना, उसके बाद फिर स्टेशन से लोगों को लेके आना है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या बनता है, क्योंकि माइन मैनेजर के ऊपर में बायलॉ बनाने का छूट दिया हुआ है, माइन मैनेजमेंट के ऊपर में बायलॉ बनाने का छूट दिया हुआ है, तो जब कभी भी माइंस का एसओपी बनाया जाता है, क्योंकि एसओपी भी एक बायलॉ होता है तो उसको भी आपको मानना पड़ता है, तो उस एसओपी में ऐसा लिख दिया जाता है कि माइनमेट माइंस में सबसे पहले जाएगा और जाके जांच करेगा, फिर जाके वर्कर काम करेंगे, तो ऐसा लिख दिया जाता है, इसीलिए जनरली माइनमेट पहले जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर मान के चलिए ऐसा है कि सरफेस पे निकलने के दो रास्ते हैं। ठीक है, अब उस दो रास्ते में एक तो यूज हो रहा है, यूज हो रहा है मतलब वहां से आना जाना कर रहा है, माइनमेट, फॉरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, वर्कर, लेबर सब आना जाना कर रहा है। एक रास्ता ऐसा है जो अनयूज्ड है, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको सील कर दें, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जो अगर अनयूज्ड है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हर 7 दिन में माइनमेट क्या करेगा, एक बार जाके जांच करेगा। माइनमेट क्या करेगा, जाके एक बार सभी वो रास्ते, जो ऐसे रास्ते जो बंद हो गए हैं, जो सरफेस तक निकलते हैं बट उसका यूज नहीं हो रहा है, ऐसे रास्ते को खुद जाएगा, विजिट करेगा, देखेगा सेफ्टी वगैरह। सेफ्टी मतलब रूफ का कंडीशन क्या है, साइड वॉल का कंडीशन क्या है, रूफ बोल्टिंग लगाना है क्या, आरबी लगाना है, सीबी लगाना है, सपोर्ट लगाना है, चौक लगाना है, कॉक लगाना है कहीं पे। ठीक है, स्लिपरी कंडीशन कैसा है, ऐसा तो नहीं ड्रेनेज फुल हो चुका है, ड्रेनेज जाम हो चुका है, पानी भरा हुआ है, तो ये सब खतरनाक हो सकता है, तो वो सब साफ कराना बीच बीच में, तो ये भी जिम्मेदारी माइनमेट का होता है। तो ये पूरा आपका माइनमेट का बेसिकली जिम्मेदारी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर कहीं पर भी माइंस में फॉल हो जाता है, ठीक है, तो फॉल को साफ कराने का जिम्मेदारी, ठीक है, फॉल को साफ कराने का जिम्मेदारी इसका होता है। और जनरली अगर कहीं पे फॉल हो गया और फॉल को साफ करा रहे हैं तो वहां पे माइनमेट मौजूद रहता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि कहीं पे अगर रूफ फॉल हुआ है तो वहां पे रूफ फॉल को क्लियर करते टाइम माइनमेट, फॉरमैन, इनमें से कौन अवेलेबल रहना कानूनन जरूरी होता है। तो रेगुलेशन नंबर 47 के अनुसार माइनमेट का रहना वहां जरूरी होता है जहां कहीं भी फॉल एरिया को साफ कराने का काम होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब आगे क्या है, आगे है कि अगर मान के चलिए कोई जगह है जो खतरनाक है, ठीक है, तो खतरनाक जगह को क्या करेगा, माइनमेट फेंसिंग करा देगा, वहां से आदमी को निकलवा लेगा। ठीक है, और ऊपर के आदमी को, ऊपर के अधिकारी को, जो उच्चाधिकारी होंगे उनको खबर करेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब आते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में एक आता है फर्स्ट एड प्लस रेस्क्यू। ठीक है, अब ये चीज को समझिएगा, अगर आप रेगुलेशन पढ़िएगा ना तो इसमें रेस्क्यू वाला पॉइंट दिया है, फर्स्ट एड वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब बाद में सर्कुलर अपडेट किया गया था तो फर्स्ट एड को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे, क्या चीज है समझाता हूँ। मान के चलिए माइंस में किसी जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेक्शन है, और इस सेक्शन में मान के चलिए 4 डिफरेंट फेस चल रहा है, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 और फेस नंबर 4। और ये चारों फेस एक माइनमेट के अंडर में है, एक माइनमेट के अंदर में है कि आपको वहां जाके देखना है, छोटा छोटा फेस है। अगर मान के चलिए इनमें से किसी भी एक फेस में दुर्घटना हो जाता है, मान के चलिए रूफॉल हो गया, एक छोटा सा पत्थर गिर गया और एक आदमी काम कर रहा था, उसका चोट लग गया उसको, ठीक है, तो माइनमेट का जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो वहां पे विजिट करेगा और उस आदमी को रेस्क्यू करेगा। अगर रेस्क्यू जरूरी है तो मतलब पत्थर के नीचे दबा है या ऐसा एरिया में है जो सेफ नहीं है, तो पहले उसको वहां से निकलवाएगा, निकालेगा और निकाल के उसको सेफ एरिया में लाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, उसको फर्स्ट एड देगा। अगर फर्स्ट एड का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड आपका माइनमेट देगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताओ इनमें से सबसे प्रथम जिम्मेदारी किसका बनता है, फर्स्ट एड देने का या रेस्क्यू देने का, माइनमेट का बनता है, फॉरमैन का बनता है, मैनेजर का बनता है, असिस्टेंट मैनेजर का बनता है। तो देखिए कानूनन जो रेस्क्यू का जिम्मेदारी हो या फर्स्ट एड का जिम्मेदारी हो,
वो सबसे प्रथम जिम्मेदारी होता है माइंडमेट का। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के पास बाकी के पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा या जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि माइंडमेट हमेशा उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद होता है, इसलिए माइंडमेट का प्रथम जिम्मेदारी होता है कि कभी भी अगर ऐसा दुर्घटना हो तो रेस्क्यू करे प्लस फर्स्ट एड दे। इसके बाद मैनेजर को खबर करे, ठीक है, मैनेजर को या असिस्टेंट मैनेजर को। यहाँ पे भूल जाएगा कि भाई माइन फॉरमैन कौन है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो सीधा मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को खबर देगा, ठीक है, या अंडरग्राउंड मैनेजर जो भी है उसको खबर देगा कि भाई माइंस में ऐसा ऐसा दुर्घटना हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी है जो मैंने बताया आपको, ये आपका रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब जितने मैंने बताया इसको रेगुलेशन में लिखा हुआ है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सर्कुलर आते गया तो एक एक पॉइंट ऐड होते गया, तो अब उसमें कुछ पॉइंट और ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग से उतर गया होगा, ठीक है। चलिए, मैं क्या बताया, मैंने बताया माइंडमेट के कर्तव्य और जिम्मेवारी रेगुलेशन नंबर 47 में हम लोग पढ़ेंगे। जब रेगुलेशन नंबर 47 पढ़ते हैं तो याद रखिएगा 116 रेगुलेशन भी माइंडमेट से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है माइंडमेट के द्वारा जांच। अब माइंडमेट क्या काम करता है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, ये काम तो माइंडमेट को करना ही है, ये कॉमन काम है भैया, अंडरग्राउंड माइंस में भी करेंगे, ओपन कास्ट माइंस में भी करेंगे। दूसरा, अंडरग्राउंड माइंस में क्या कर्तव्य जिम्मेवारी होता है इसको सेपरेट पढ़ेंगे, और ओपन कास्ट माइंस में क्या कर्तव्य जिम्मेवारी होता है इसको सेपरेट पढ़ेंगे। तो अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, ये काम करना ही करना है। क्या काम है भैया, ऊपर के अधिकारी का बात मानेगा, लॉ बाय लॉ रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करते हुए काम करेगा। कोई लेबर अगर अनुशासनहीनता करे, बदतमीजी करे, काम की जगह पर नहीं मिले, कहीं और मिले, तो उसको हम लोग माइंड से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब माइंडमेट माइंड से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद अगर शिफ्ट चेंज होता है तो जैसे अपकमिंग मैनेजर आता है, उत्तरदायी मैनेजर, वो सॉरी उत्तरदायी माइंडमेट आता है, उसके साथ चर्चा करेगा कि क्या काम हुआ नहीं हुआ, डेली रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है, उसको पूरी तरह से जानकारी देगा। एक डिस्ट्रिक्ट में जनरली फॉरमैन का चार्ज होता है, लेकिन एक सेक्शन में अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा है तो उसमें हम लोग माइंडमेट को चार्ज में दे सकते हैं, हम लोग माइंडमेट को चार्ज में दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट का हम लोग फॉरमैन को ही चार्ज देंगे, माइंडमेट को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन में जनरली माइंडमेट का काम होता है, और वो सेक्शन उसको कौन देता है, वो माइंड मैनेजर या फिर यूजीएम अंडरग्राउंड मैनेजर ही अलॉट कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर या उसके नीचे के लेवल के व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है कि एक माइंडमेट को एक चार्ज दे लिखित तौर पे कि आपका ये सेक्शन आपके कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। सिर्फ यूजीएम और मैनेजर ही ऐसा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो कॉमन था। इसके बाद था कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं तो एक माइंडमेट का क्या कर्तव्य जिम्मेवारी बनेगा। तो अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं तो बेसिकली मेटल माइंस में क्या होता है, 2 कैटेगरी मैंने बताया कि गैसी माइंस और नॉन गैसी माइंस होता है। गैसी माइंस में कुछ ऐसे मिनरल आते हैं जैसे पोटास हो गया, जिंक हो गया, एलम हो गया, है ना, ये सब जो होते हैं आपके इसमें आते हैं। कॉपर वाला भी कुछ केस में आता है, ठीक है। इसके बाद नॉन गैसी में आता है मैग्नीज हो गया, क्रोमेट हो गया, आयरन और हो गया, ये सब नॉन गैसी के क्षेत्र में आता है। तो अगर कभी गैसी माइंस हो जाता है तो अगर नॉन गैसी है तो वेंटिलेशन तो फिर भी करना है आपको, ऐसा नहीं, वेंटिलेशन तो सब जगह करना है, लेकिन गैसी माइंस में गैस का एक अलग से खतरा होता है। तो गैस को जांचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप हो गया, मिथेनोमीटर हो गया, मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया, ये सब लेके माइंडमेट को जाना है और जांच करना है। और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वेंटिलेशन के लिए जरूरी है, गैसी हो चाहे नॉन गैसी हो, जैसे हाइड्रोमीटर हो गया, काटा थर्मोमीटर हो गया, तो ये भी लेके जाने की जिम्मेदारी एक माइंडमेट का होता है। तो माइंडमेट बेसिकली क्या करता है, माइंडमेट वेंटिलेशन का जांच करेगा, उसको सुधारने का काम का जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, वो फॉरमैन को बताएगा। अगर फॉरमैन इंस्ट्रक्शन देता है तो जाके माइंडमेट करेगा, या असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है तो करेगा, अपने से करने का उसको कोई अधिकार नहीं, ठीक है। और ऐसी जगह को फेंसिंग करा देगा, वहां से आदमी को निकाल लेगा जहां पे वेंटिलेशन सही तरीके से सही नहीं है। इसके बाद है सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जितने भी सपोर्ट के मटेरियल्स होते हैं या फिर जो अलग रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, जो जरूरत का सामान है अंडरग्राउंड माइंस में चलाने के लिए, कंक्रीटिंग करना है तो सीमेंट हो गया, है ना, सीमेंट के साथ छड़ हो गया, छड़ के साथ गिट्टी हो गया, चिप्स हो गया, तो ये सब जितने भी चीजें हैं सामान जो जरूरत होता है, तो माइंडमेट जाके देखेगा कि कहाँ पे सामान है या नहीं है, और उसके बाद एक तो लिस्ट बना के फॉरमैन साहब को थमा देगा कि भैया देखो यहाँ यहाँ ये सामान नहीं है, अब व्यवस्था करने का जिम्मेदारी फॉरमैन का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नया आदमी कभी माइंस में आया तो नया आदमी को हमेशा एक एक्सपीरियंस आदमी के साथ दे, ये माइंडमेट का जिम्मेदारी होता है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो माइंस में जो मैन पावर होता है कि किसको कहाँ काम करना है, अगर पर्टिकुलर कोई सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन में अगर किसी को काम करना है तो वो सब देखने का जिम्मेदारी किसका होता है, एक माइंडमेट का होता है कि किसको किसको कौन कौन सा काम दिया जाए, किसके साथ किसको रखा जाए, ये अधिकार एक माइंडमेट के अंदर में आता है। रेगुलेशन नंबर 116 भी आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है माइंडमेट द्वारा जांच, तो ये हमेशा याद रखिएगा।
इसके बाद एक टर्म होता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है कि मान के चलिए लगातार शिफ्ट में काम नहीं चल रहा है, तो उस केस में माइंडमेट इंस्पेक्शन करेगा। सबसे पहले सबको स्टेशन में बैठा के रखेगा, उसके बाद वो जाके पहले इंस्पेक्शन करेगा, गैस रास्ता कैसा है, सही है, रूफ साइड सब देखने के बाद सेफ है कि नहीं, उसके बाद जाके वो आगे का काम कराएगा। ठीक है। और बाइलो एसओपी में क्या करते हैं, जनरली हम लोग ऐड कर देते हैं एक पॉइंट कि माइंडमेट पहले जाके माइंस में इंस्पेक्शन करेगा, चाहे काम लगातार शिफ्ट में चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। ठीक है। सरफेस से जो रास्ते निकलते हैं, सरफेस में जो रास्ते निकलते हैं अंडरग्राउंड माइन से, है ना, तो उसका अगर यूज हो रहा है तब तो वो तो हो ही रहा है जांच, लेकिन अगर यूज नहीं हो रहा है तो 7 दिन में एक बार माइंडमेट का जिम्मेदारी है कि उस जगह पे जाके जांच करे। इसके बाद एक और चीज मैंने बताया था कि कहीं पे अगर फॉल हो जाता है तो माइंडमेट के नजर के सामने जिगर के पास उसको साफ कराया जाता है। ठीक है। चलिए, एक्सीडेंट अगर किसी माइंस में हो जाता है तो प्रथम जिम्मेदारी होता है फर्स्ट एड देने का और रेस्क्यू देने का एक माइंडमेट का। रेस्क्यू वाला पॉइंट आपका एमएमआर में दिया है, फर्स्ट एड वाला नहीं दिया, लेकिन जब आप सर्कुलर पढ़िएगा तो ये भी पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है। रेस्क्यू देना, फर्स्ट एड देना और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करना, ये जिम्मेदारी एक माइंडमेट का होता है। ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी आपके वाले किताब में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ उसमें क्या है। सेक्शन सी में बेसिकली क्या होता है, 3 चीज है ओपन कास्ट माइंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है बेंच, एक होता है ओवर बर्डन, ठीक है, जिसको हम लोग डंप कह सकते हैं, ओके, और एक होता है हॉल रोड। तो ये तीनों का जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी मतलब सही से रहे, टूटे नहीं, फूटे नहीं, मेंटेन रहे, ये सब का जिम्मेदारी एक माइंडमेट का होता है, प्लस फॉरमैन का भी होता है। तो यहाँ पे फॉरमैन और माइंडमेट का जो जिम्मेदारी होगा वो सेम हो जाता है ओपन कास्ट माइंस में। बेंच का स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ओवरबर्डन का डंप को स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और हॉल रोड के स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी एक माइंडमेट का बेसिकली होता है। ठीक है, ये माइंडमेट का जिम्मेदारी बेसिकली होता है। इसके बाद ओपन कास्ट माइंस में डस्ट जो होता है ना, डस्ट ना हो इसके लिए माइंडमेट क्या करता है, माइंडमेट इसका जिम्मेदार होता है कि डस्ट माइंस में ज़्यादा ना हो, मतलब पानी का छिड़काव कराना लगातार, ठीक है, स्प्रिंकल कराना, सप्रेशन कराना, तो ये सब जिम्मेदारी एक माइंडमेट का जनरली होता है। ठीक है। चलिए, ओके, ये था आपका बेसिक, आपका ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है। मतलब आपका रेगुलेशन नंबर 47 डिटेल में मैंने समझा दिया कि माइंडमेट का क्या कर्तव्य और जिम्मेवारी होता है। अगर अब आप रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, रीडिंग डालेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा, है ना। अगले क्लास में मैं देखता हूँ कि क्या पढ़ा सकता हूँ। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं माइंडमेट का या फॉरमैन का या ब्लास्टर का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ड्यूटी करता हूँ तो अंडरग्राउंड माइंस में रहता हूँ, पाताल लोक में रहता हूँ भाई साहब, तो फ़ोन वोन लगेगा नहीं, इसीलिए व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। जब भी मैं देखता हूँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा। 6200670155, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। कॉल मत करिएगा प्लीज़। और 600 रुपये मात्र फ़ी है, वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने का पूरा मिला के आपका 600 रुपये फ़ी है, बहुत कम फ़ी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मेटल माइनिंग के स्टूडेंट हो और ब्लैक डायमंड चैनल को देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेटल माइनिंग के बच्चे तक मेरा वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। मेरे को पता है कि मेटल माइनिंग के अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचा सको तो शायद उनका ये काम आ सके। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो उनका क्लियर हो सके। मैं कोशिश करता हूँ लगातार डालने का वीडियोस, तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।